चलो चलो जाएगा, हम घर रूम पे बना के खाएंगे। चलो तो क्या बोल रहा था आयत 129 और सुधा 4, क्या बात करता है ये बोलता है कि अगर आप इक्वल बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा ना करो कि आप किसी एक की तरफ झुक जाओ। ठीक है, मतलब कि किसी का पक्ष ना लो, इतना मत करो। जैसे चाहे आपकी 4 पत्नियां हैं तो अगर आप उनके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो, इतना ख्याल रखो कि उनके साथ पक्षपात होने का किसी एक की तरफ न झुक जाओ। ठीक है, अल्लाह सब जानने वाला है, अल्लाह आपको माफ करेगा, ये सब लिखा हुआ है सब। चलो देखो क्या होता था कि ला जब होता है, ला के पीछे जो होता है डर होना चाहिए, तभी तो लोग फॉलो करेंगे। आज हमारे यहाँ डर क्या है, जेल जाओगे, पेनाल्टी दोगे। पहले क्या डर होता था, भगवान तुमको दंडित करेंगे, भगवान तुम्हें नरक की आग में जलाएंगे। क्या था, चोरी करना पाप था, चोरी करना क्राइम है, पहले चोरी करना पाप था। ठीक है, तो पहले क्या था, कुछ चीजों को दबाने के लिए डिवाइन यूज करते थे, मतलब गॉड को यूज करते थे एक तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए डिफिनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। नोट करिए, तो मेन इसकी डिफिनेशन क्या है मैरिज की? मैरिज जो है इंटरकोर्स और चाइल्ड, ठीक है, वो क्या करती है, लिमिटेशी और अवस्था जो वैधानिकता होती है, मतलब उसको लीगल जो चीज होता है। ठीक है, तो इंटरकोर्स और चाइल्ड वो वैधानिकता प्रदान करती है। ठीक है, क्या मैरिज। हिदाया लिखो, हिदाया। चलो, हिदाया का मानना था कि जो मैरिज होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है, चाइल्ड को जो है कानूनी मान्यता मिल सके। हिदाया आप जब भी बुक पढ़ोगे मुस्लिम लॉ का तो आपको हिदाया, अब्दुल रहीम, ये सब चीजें मिलेंगे आपको। ठीक है, हैमिल्टन, ये एक तरीके से जूरिस्ट थे सब। और एक लिख लेता हो, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इसमें थे जस्टिस महमूद। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इसमें थे जस्टिस महमूद। ठीक है, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का आपका केस है। इसके कौन थे, जस्टिस महमूद। ठीक है, इनका मानना था कि जो मुस्लिम मैरिज होती है प्योर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये जो है संस्कार नहीं। संस्कार क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ सैक्रामेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं है। अब नीचे आप लिखिए नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, हेडिंग डालिएगा, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। ठीक है, इसमें क्या चीज आप चेक करोगे, मैरिज को 3 पार्ट में चेक करोगे ना। पहले क्या, लीगल एक्सपेक्ट में, ठीक है, फिर सोशल एक्सेप्ट में, और फिर रिलीजियस, मतलब कि धार्मिक, सामाजिक और लीगल रूप में। तो जो लीगल है, ठीक है, लीगल एक्सेप्ट में क्या है, ये क्या माना जाता है, ये मैरिज जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और इसमें जो दोनों पार्टीज होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए।
इसमें एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट यही सब चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो क्या ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि जो लीगल एसेप्ट है ये बता रहा है कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो दोनों पार्टियां होती है जो वो कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, कैपेबल में कैसे जो एज अप्रोवेटी है उसको पा गई हो, जो का मेंटल कंडीशन है वो ठीक हो। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है ये होनी चाहिए। और जिस तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो है किसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से मुस्लिम लॉ में भी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, आप बैठते हो, उधर से कबूल बोला जाता है, इधर से क्वेश्चन पूछते हैं, इधर से बोलते हैं कबूल है। ठीक है, ये एक कमरे में होता है, ये सब शर्तें होती हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तब फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कंडीशन भी इसमें भी होती है। ठीक है, इसमें कंडीशन एक क्या होती है कि मेहर की रकम जो तय होती है। ठीक है, ये सब शर्तें हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की भी कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है तो कुछ ड्यूटी और राइट्स भी होते हैं ना। उसी तरीके से जब मैरिज को भी तोड़ा जाता है तो हस्बैंड के भी कुछ राइट्स और ड्यूटी होते हैं। जैसे इधर से अभी तक उसको मेंटेनेंस देना। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और भी चीजें हैं जो देख लीजिएगा उसको। तो ये सब चीजों को 5 पॉइंट में ये बता रहा है कि ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेकिन जो इसका सोशल एक्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका कंसिडरेशन होता है लेकिन मैरिज में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। ठीक है, और सब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आप कॉन्ट्रैक्ट कितने भी लोगों से के साथ कर सकते हो, लेकिन मैरिज मैक्सिमम 4 लोगों से कर सकते हो। तो ये इस बात को नकार रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी क्या बोलते हैं उसको, प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होता ना। जैसे कि आप अपने सगी बहन के साथ, आपकी सगी सिस्टर के साथ, या फिर ब्रदर के साथ, या फादर मदर के साथ, आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैरिज में प्रोहिबिटेड रिलेशन होता है। ठीक है, और एक चीज और है कि जब आप किसी धार्मिक यात्रा मतलब जैसे आप हज पे जा रहे हो, आप वहां पे कोई मैरिज करते हो तो मैरिज क्या होगा, वाइल्ड मैरिज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो है इसके सोशल एक्सेप्ट। और रिलीजियस क्या है कि विवाह जो है मतलब धर्म क्या मानता है, मोहम्मद साहब का कुरान जो है मानता है कि हर एक मुस्लिम पर्सन को मैरिज करनी ही करनी है। अगर वो सक्षम है, कैपेबल है, अगर उसके अंदर कोई कमी नहीं है तो उसको मैरिज करनी ही होगी। मतलब क्या है, इसको इबादत मानता है। आप वर्शिप बोल लिख सकते हो इंग्लिश में कि इसको वर्शिप मानता है। ठीक है, चलो एक केस नोट करना, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा हुसैन। अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा हुसैन। इस्तफा हुसैन, इस्तफा हाँ इस्तफा हुसैन, मोहम्मद इस्तफा हुसैन। ठीक है, ये 1933 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था ये। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम जहां भी रहते हैं वो अपने पर्सनल लॉ के साथ रहते हैं। ठीक है, वो अपने नाम सभी के साथ, मुस्लिम हिंदू सब के साथ, कोई भी नाम भी अपने साथ रखेंगे जो उनके अरबी के नाम है या फिर जो भी उर्दू के वर्ड है उसी हिसाब से नाम रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इस केस में थे जस्टिस सुलेमान। ठीक है, इनका मानना था कि जो मुस्लिम मैरिज है कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक धार्मिक संस्कार भी है। ठीक है, चलो इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, अगला हेडिंग इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज मतलब एक वैलिड मैरिज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, समझ तो गए होंगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इतने सुनने के बाद लिखा नहीं आता, अब लिखना छोड़ दो, लिखना पास कर चुके हो आप लोग।
पक्का का नोट किया करो बस। अब अगले साल आप लोग सुपर सीनियर हो जाओगे ना, फोर्थ ईयर में हो जाओगे, 8th सेमेस्टर हो जाएगा। 7th सेमेस्टर, अच्छा ये तो थर्ड है, सॉरी हाँ ये तो थर्ड सेमेस्टर है, ये तो अभी ठीक। चलो अभी चलो क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए बताओ, कोई आप लोग बताओ। एज ऑफ प्यूबर्टी होनी चाहिए और फिर एक्सेप्शंस होना चाहिए चलो और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ठीक और मेहर होनी चाहिए। हाँ चलो अब लिखो पहला कि इसकी जो पार्टी होनी चाहिए वो क्या होती है, कैपेबल होनी चाहिए, मतलब सक्षम पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी विवाह की पार्टी में है वो कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वही जो आप लोग बताया ना, ये सब उसी के पास है। और अगर दोनों जो उसके पार्टीज हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, अगर दोनों माइनर हैं तो उनके जो गार्जियन हैं उनका फ्री कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, और विवाह के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करना चाहिए। फॉर्मेलिटीज में क्या होगी, एक कमरे में बैठना, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल एक साथ होगा। ठीक है, ये सब जो है इसके पास, इससे काजी कराएगा विवाह, अगर काबीना गवाह होने चाहिए। ठीक है, जो फॉर्मेलिटियां हैं ये सब पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि माँ से शादी नहीं होगी, सिस्टर से शादी नहीं होगी, या फिर माँ से शादी नहीं होगी। ठीक है, या फिर माँ के फादर से शादी नहीं होगी, या फिर फादर से शादी नहीं होगी, फिर फादर के माँ से शादी नहीं होगी, फादर के फादर से शादी नहीं होगी। ये सब प्रोहिबिटेड रिलेशन है। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशन कल बताएंगे ना, आज थोड़ा जितना बता पा रहे हैं ना बताएंगे। ठीक है, कल आपने कौन सी बुक बताई थी मुस्लिम लॉ के लिए? अकील अहमद आर.के. सिन्हा। ठीक है, लिख लेना। चलो एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में जानते हो, क्या क्या जानते हो? सर 12 साल होती है एज ऑफ प्यूबर्टी मानी जाती है। हाँ, हिदाया मानी नहीं जाती है, कुछ लोगों ने माना। ठीक है, हिदाया के जो थे, हिदाया के अनुसार जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो फीमेल के लिए कितनी है, 9 ईयर, और लड़के के लिए कितनी है, बॉय के लिए कितनी है, 12 ईयर। नोट कर लो सर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि हिदाया के अनुसार एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिदाया एज ऑफ प्यूबर्टी, कैसे हिदाया हिदाया है क्या? हिदाया एक जूरिस्ट है। ठीक है, इनका मानना था, ज्यादा नहीं तो खुद नहीं लाया गया, मुझे भी लगा। ठीक है, खोजना जरूर। चलो क्या था इनका मानना कि जो लड़की की एज है वो 9 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, बॉयज की जो एज है 12 ईयर होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है रियल में, एज ऑफ प्यूबर्टी को समझो क्या होता है। एज ऑफ प्यूबर्टी जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं यौवनागमन। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि ऐसी आपकी कैपेसिटी जब आप इंटरकोर्स करने में सक्षम हो जाए। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी एज जब आप सेक्स करने के लिए सक्षम हो जाते हैं तो उसको एज ऑफ प्यूबर्टी बोला जाता है। तो ये हर जगह जो है अलग अलग होती है। ये कहीं पे जो आपका से कोई ठंडे प्रदेशों में रह रहा है, कोई गर्म प्रदेशों में रह रहा है, कोई पहाड़ों में रह रहा है, कोई मैदानी, ये सब जगह अलग अलग होती है। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर पहले तैयार रहता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बाद में तैयार होता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम होती है कि क्या डिसाइड किया जाए, कितना एज रखा जाए। ठीक है, अब देखो जैसे आपका जो दिल्ली वाला जो था, माइनर जो उसमें अक्यूज्ड पर्सन था, सबसे ज्यादा हिंसक वही था। ठीक है, तो ये अब होता है कि क्राइम या फिर कोई भी चीजों को समझने के लिए आपकी एज क्या है ये डिसाइड करना था। तो क्या किया इन्होंने, मैरिज के लिए जो है एज ऑफ प्यूबर्टी को क्या माना, 15 ईयर। ठीक है, मुस्लिम लॉ के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी जो तय की गई कोर्ट के थ्रू 15 ईयर। हाँ, कोर्ट ने ही माना, कोर्ट ने डिसाइड किया कि 15 ईयर होगी। लड़कियों के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए। एक केस नोट करिएगा, मुसम्मा अतिका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम।
मुशम्मात अतिका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1916। ये केस है प्रिवी काउंसिल का। हाँ, मोहम्मद इब्राहिम। इस केस में बोला गया कि कोई भी मुस्लिम फीमेल जो है, दो कंडीशन है जब उसको माना जाएगा कि वो जो है एडल्ट हो चुकी है। कब कब माना जाएगा? जब वो प्यूबर्टी का जो ये वो है, क्या बोलते हैं, जो प्यूबर्टी है वो पा जाए उसको, मतलब तरीके से क्या बोलते हैं, जो इंटरकोर्स करने की क्षमता है उसको पा जाए, या फिर जो है उसकी एज 15 ईयर हो जाए। इंटरकोर्स को प्यूबर्टी मानेगा, ठीक है, PUBERTY। इस केस में बोला गया कि कोई भी फीमेल जो है, अगर वो या तो 15 ईयर की हो जाती है या तो उसके अंदर इंटरकोर्स करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तो उसको माना जाएगा कि वो एज अ प्यूबर्टी को पा चुकी है। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें तो हो गई। अब कोई माइनर की मैरिज करता है, ठीक है, अगर माइनर की मैरिज करता है तो माइनर को फ्री कंसेंट दे नहीं सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी तो नहीं होती कि चीजों को समझे और कंसेंट दे अपना, तो उसके कुछ गार्जियन अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है। तो मैरिज जो होती है, या तो जिसकी मैरिज हो रही है वो, या तो उसके गार्जियन क्या जो फ्री कंसेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंसेंट कौन दे सकता है, ठीक है, कौन एक तरीके से फादर और चाचा, अगर फादर और फादर के फादर नहीं। चलो देखो 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 ये लाइंस लिखना, जैसे से बोल रहा हूँ, फादर, अच्छा 3 जनरेशन तक रहे, फादर फादर के फादर, लिखो लिखो लिखो, बताएंगे अभी थोड़ी और। सुन्नी विधि लिखना, ठीक है, सुन्नी लॉ में, सुन्नी लॉ में कौन है? फादर, फिर फादर्स फादर, ब्रदर, या फिर इसी के समकक्ष जो भी फादर के जो भी है, कुल के जो भी मेंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आती है माता, मदर, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आते हैं, सॉरी थर्ड नंबर पे तो भाई था, फोर्थ नंबर पे क्या है? माता, मदर। और 5 नंबर पे आते हैं कौन? मामा, या फिर जो भी मामा के वंशज हैं, मतलब जो भी माता की तरफ से है, जैसे मौसी होंगी या क्या बोलते हैं उसको, नाना होंगे, ये सब लोग भी होंगे, ठीक है। पहले फादर, फिर फादर के फादर, फिर ब्रदर, फिर उसके बाद मदर, फिर उसके बाद आपका मामा, मामा क्या बोलते हैं? अंकल, अंकल ही तो बोलते हैं, ठीक, चलो। और लास्ट में होता है काजी। काजी क्या होता है? काजी एक ऐसा गार्जियन होता है जो मैरिज, देखो दो, एक होता है किसी माइनर के संरक्षण के लिए गार्जियन जो अपॉइंटमेंट हो जाता है, वो अलग चीज है। एक मैरिज के लिए अपॉइंटमेंट होता है, उसको काजी अलग होता है, ठीक है। तो कितने लोग होते हैं गार्जियन आपके, जिनको जिनको आप वरीयता देते हैं? 6 लोग हैं, ठीक है। ये आपका है सुन्नी लॉ। चलो एक चीज और नोट कर लो, सफी और मलकी, स्कूल बताया था ना, किसके हैं सफी मलकी? सुन्नी के हैं, ठीक है। तो सफी और मलकी जो है, यहां पे जो है क्या बताया गया कि जो भी फीमेल है, ठीक है, उसकी एज चाहे जो भी हो, उसको अपने गार्जियन से जो है कंसर्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये केवल 2 स्कूल में है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, कम्मा वर्से इथुम्मा, ठीक है। इसमें बोल जाएगा कि नहीं, सफी मलकी वालों को भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत, कंसर्ट लेने की जरूरत नहीं है, जानते हो, एमसीक्यू नहीं है। चलो अब लिखो सिया में, सर पहले केस का नाम बता दीजिए। ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा लिखोगे कितना पढ़ोगे, ठीक है।
सिया लिखो। सिया में कौन होता है? सिया में केवल दो लोग होते हैं, फादर और फादर्स फादर और फादर के ऊपर जितने भी लोग हैं, मतलब समझे, दादा परदादा जो भी सब है, बस इतने। 4 जनरेशन तक होता है ना उसमें कुछ। कहाँ? शिया में। शिया में केवल दो लोग होते हैं, पिता फादर और पिता के पिता दादा, दादा के दादा परदादा। तो कोई तो जिंदा रहेगा नहीं, तो मान लो 2 लोग होते हैं, या बहुत होंगे तो 3 हो सकते हैं। दादा के पिता जो सकता है जिंदा मिल जाए, किसी कुछ लोग देखे होंगे, ठीक है, जैसे हम लोग देखे होंगे दादाजी के पिताजी को। चलो अब देखो, ये सब तो चीजें हो गई, लेकिन आपके यहाँ पे एक है चाइल्ड मैरिज को जो है क्राइम माना गया है। कौन सा है आपका? चाइल्ड मैरिज पर से क्राइम नहीं है, चाइल्ड मैरिज कराना क्राइम है। ठीक है बाबा, सही बात है, लेकिन मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप उसको कैसे जेल में डालोगे जो जिसकी चाइल्ड मैरिज हो रही है? तो बोल में बैठा हुआ है। कहने का मतलब मेरा यही है कि चाइल्ड मैरिज को जो है क्राइम माना गया है, तो उसमें करवाने वाला चाइल्ड मैरिज तो हमेशा कोई करवाएगा, चाइल्ड तो अपने मैरिज करेगा नहीं। सर, अभी रिसेंटली केस आया था राजस्थान में, वहाँ पे स्कूल में 2 माइनर्स थे, वो शादी कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में था, तो बहुत ज्यादा फिर उन लोगों की काउंसलिंग हुई थी। तो काउंसलिंग हुई थी ना, क्राइम नहीं माना गया ना? हाँ सर, क्राइम नहीं माना गया ना, जेल नहीं डाला गया, जेल नहीं डाला गया। बाकी जो अटेंड करते वो भी तो होते ना, अटेंडर जेल जाते हैं। नहीं सर, वो बाकी सब माइनर्स थे। हाँ, जो भी जैसे शादी जिसने करवाई, शादी करवाने में जिसने हेल्प किया, जिसने भी व्यवस्था किया, वो जो है जेल जाएगा। सब माइनस थे सर। फिर माइनर नहीं जाते हैं, माइनर तो जेल होती नहीं है, तो सर स्कूल में उसकी क्या तो काउंसलिंग होगी। उसकी स्कूल में क्या होगा कि स्कूल की कोई पार्टी इन्वॉल्व होगी तो होंगे सब। चलो नोट करो, इसमें जो है एज आपकी डिसाइड की है, कितनी एज डिसाइड की गई है? फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21, ये नोट कर लेना। अब जो है ये मुस्लिम लॉ पे भी अप्लाई होता है। सर एज क्या है? 18 और 18 और 21। अच्छा, वो इसमें देखो क्या होता है ना कि मजिस्ट्रेट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, या फिर पुलिस ऑफिसर होता है, जहाँ मैरिज हो रही होती है तो उसको राइट होता है कि उसको रुकवा दो, ठीक है। और नहीं अगर रोकते हैं सब उसके कहने पे भी, तो फिर जो है उसको केस होता है। लेकिन जो मैरिज होती है वो मैरिज को शून्य नहीं माना जाता, उसको वाइड नहीं माना जाता, मैरिज की वैलिडिटी बनी होती है। अगर मान लो शादी हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या था कि पहले सोसाइटी में जो था इस तरीके की चीजें होती थी, तो जो ऑफेंस था उसका जो पनिशमेंट था बहुत कम रखा गया, 1000 रुपये, 2-3 महीने की सजा, बस यही सब है। तो कोई सब कर ही लेते हैं नहीं नहीं। चलो, भवरी देवी केस था। हाँ, भवरी देवी का केस पढ़ा, बहुत पुराने भवरी देवी का केस। भवरी देवी यही काम था कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वो काम करती थी। उसके बाद जो है उनको वहाँ के जो भी कट्टरपंथी लोगों ने, जो हिंदूवादी जो थे, उन्होंने उनका रेप हुआ और सारे के सारे एक्यूज जो है उसमें बच जाते हैं। उसी के बाद जो है विशाखा का केस आता है, विशाखा वर्सेस राजस्थान। हाँ, विशाखा आदर्श वर्सेस राजस्थान का केस आता है, 1997 का केस। चलो ठीक है, पढ़ लेना, अपने से देख लेना। चलो, ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा ना, अभी बता रहा था। इसका अरबी वर्ड में भी नोट कर लो, इसका नाम है ख्याल उल बुलू, ठीक है। आप एज ऑफ प्रोबेबिलिटी और अभी बताया ना, यौनावस्था का विकल्प, जब आपकी शादी माइनर में हो जाए, तो आप जब अगर एडल्ट होते हो तो फिर आपको कुछ राइट्स मिलने चाहिए ना, तो इसी का है, इसका नाम है ख्याल उल बुलू। चलो, क्या होता है कि जब किसी माइनर की शादी, उसके क्या हुआ, तो ठंडी लग रही है चढ़ाना नहीं बैठना है। चलो ठीक, जब क्या होता है, जब माइनर की शादी जो होता है हमेशा जो उसके फादर या फिर उसके गार्जियन के कंसर्न होता है, ठीक है। तो अगर उसकी शादी हो गई और वो माइनर है, तो उसको एक राइट मिलता है कि जब वो एडल्ट हो जाए, ठीक है, या फिर उसको मान लो कि जब वो 15 ईयर्स का आ जाए, या तो जब वो शादी को समझने वाला हो जाए, तो उसको ये राइट होता है कि अपने मैरिज को जो है अप्रूवल दे, ठीक है, उसको माने या ना माने। अगर उसको मानता है तो उसकी मैरिज जो है वैलिड मानी जाएगी। कब से वैलिड मानी जाएगी? जिस दिन उसकी मैरिज
हुई थी, ठीक है। अगर उसे फिर कैंसिल कर देता है, उसे अप्रूवल नहीं देता है, उसकी मैरिज क्या होगी, वाइड मान ली जाएगी। कब से वाइड मानी जाएगी, जिस दिन उसने मैरिज किया था उसी दिन से मान लिया जाएगा इसका वाइड। चलो ठीक है, ये तो उसके राइट्स हो गए। अब देखो दो चीजें होती हैं सिया में। क्या होता है सिया में, जब भी आपकी शादी माइनर एज में हो जाए तो आप जब मेजर होते हैं, जब आप एडल्ट होते हैं, तो आपको अप्रूवल देना होगा, तभी आपकी शादी जो होती है, जो मैरिज होती है, वो वैलिड मानी जाएगी। और सुन्नी में कोई अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है दो चाहे न दो। अगर नहीं देते हो तो आपकी शादी जो है वैलिड मानी जाएगी, और दे देते हो कोई बात ही नहीं है, और कैंसिल कर देते हो तो शादी कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए हमें जो अप्रूवल देना है वो मतलब कैसे देना है? मतलब जैसे आप जैसे एज ऑफ प्रोबेटी आप पाते हैं तो आपको ये अप्रूवल देना पड़ेगा कि मेरी जो शादी हुई है वो वैलिड है। मतलब आप बता देंगे कि मैं शादी से संतुष्ट हूँ, मेरे साथ शादी कार से नहीं किया गया, मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। अप्रूवल के कई तरीके होते हैं। किसको अप्रूवल है, काजी को सोसाइटी को अप्रूवल दोगे, काजी को अप्रूवल दोगे, जो भी आपके गार्जियन होंगे उनको अप्रूवल दोगे। सुन्नी में अप्रूवल नहीं देना होता है। अगर आप अप्रूवल नहीं देते हो तो आपकी शादी अपने आप वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। मतलब कंपल्सरी नहीं है उसको अप्रूवल देना। अप्रूवल कैसे होता है, अप्रूवल देखो क्या होता है, हाँ अप्रूवल का करना। आप देखो अप्रूवल क्या होता है, क्या आप वाइफ के साथ रह रहे हो, ठीक है, आपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स किया, ये सब चीजें जो है अप्रूवल ही है। आप सोसाइटी में दिखा रहे हो कि मेरे वाइफ के रिलेशन जो है अच्छे हैं, ये अप्रूवल है। आपको कुछ लिख के नहीं देना है कि मेरे शादी को मैंने वैलिड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो कंडक्ट है वो आपको प्रूव कर देंगे कि आपने शादी को, या फिर उसके जो स्टेटमेंट होंगे आपके वाइफ के, ठीक है। चलिए एक चीज और देखो, कभी कभी क्या होता है कि धोखे से या फ्रॉड करके अप्रूवल ले लिया जाता है, ठीक है। कोई गार्जियन जो है अगर धोखे से अप्रूवल ले ले तो वहां भी जो उसकी मैरिज है उसको क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, ठीक है। अब अपना एक सेक्शन नोट करिएगा, एक्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। इसका नाम क्या है हिंदी में सर, विवाह विच्छेद अधिकार अधिनियम। चलो ठीक है, दोनों जाना करो, ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा एग्जाम में, कैसे ट्रांसलेशन करोगे। जब आप यूनिवर्सिटी दोगे तो एक 40 नंबर का 50 नंबर का आता है ट्रांसलेशन करने के लिए, तो अभी तो करना है लोगों को, चाहते रहो अच्छी चीज है दोनों, और इंग्लिश में आते तो कोई बुरी बात नहीं है। चलो कौन से साल में आया था सर? साल में नहीं, एक्ट का ईयर है 1939, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ द मैरिज एक्ट, ठीक है। इसके सेक्शन 2 को देखो, इसमें जो है ये एक्ट आया था फीमेल को राइट को लेकर, ठीक है। इसमें फीमेल को राइट दिया गया कि इसका सेक्शन 2 सब क्लास 7 ये बोलता है कि फीमेल जो है, फीमेल पर्सन को एज ऑफ प्रोबेटी का जो राइट है उसको तब भी प्राप्त होगा जब उसका कंसर्ट जो है उसके फादर ने जो है फ्री रूप से दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि उसके देखो एज ऑफ प्रोबेटी कब मिलता है कि जब आपका दो ही लोग होते हैं आपके विवाह की वैलिडिटी के लिए, या तो आपके फादर या तो आप, मतलब फादर को आपके फादर की जो भी गार्जियन ने बताया था उनमें से, या फिर आप, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया इस सेक्शन में कि अगर आपका मैरिज जो है आपके फादर ने, आपके फादर के फादर ने, किसी ने भी कराया है, तो भी फीमेल को जो है ये राइट है कि आप जो है जब एडल्ट हो जाओ तो आप अपनी मैरिज को जो है वाइड करा सकते हो, ठीक है। नहीं समझ आया? वुमेन को राइट दिया गया है, वुमेन को ये राइट दिया गया मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। कि जब भी आप जो है वुमेन को ये राइट, ये एक्ट देखो तलाक के अधिकार जो है, जो भी डिवोर्स के राइट है, वो तो मेल के लिए तो क्लियर उसमें कुरान में लिखे हुए हैं। राइट देने की बात किसके लिए आती है, फीमेल को देने की बात आती है, ठीक है। मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 लागू होगी तो फीमेल के राइट्स की बात हुई, मेल क्यों देना चाहेगा मेंटेनेंस, वो तो इज्जत का तक कुरान में लिखा हुआ देगी खाली हो गई,
ठीक है। तो ये एक्ट जो है फीमेल को राइट देता है कि आपका जो है, और एक चीज इसमें देखो, इसी में जो है इस सेक्शन में बताया गया कि जो फीमेल को ये राइट है कब तक बना होता है, 15 to 18 ईयर तक, ठीक है। और हस्बैंड के लिए कितना था, 15 ईयर। वाइफ जो है 15 to 18 ईयर के बीच में जो है वो अपने एज ऑफ प्रोबेबिलिटी को जो है यूज कर सकती है, ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी से यूज कर सकती है। हाँ, मतलब कि जैसे 15 हुआ उसको अप्रूवल दे देगा, उसकी शादी वैलिड हो गई, ठीक है। अब ये जो है अप्रूवल कब तक दे सकती है, 15 से 18 तक दे सकती है। अच्छा, मान लीजिए अगर जो मेल है वो 17 या 18 का हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं उसके अप्रूवल का। तो सब पीसीएम में तो कर ही सकते हैं ना, अगर पर्सन लॉ नहीं कर सकता तो कहाँ से जाएगा। सब पीसीएम में जब वो एज ऑफ 21 पहुंचेगा तो 2 साल की जो विंडो नहीं मिलती है जब मैरिज को वॉइड कर तो दूसरी चीज तो 3 तलाक में क्या अलग हो जाएगा, क्या करोगे उसके लिए। अब तो मतलब जो तो सब 3 तलाक तो अब तो क्राइम हो गया, अब तो क्राइम हो गया, लेकिन जो अदर फॉर्म ऑफ तलाक, प्रॉपर तलाक, मोस्ट, ये सब दे सकता है ना, और तलाक हसन ये तो दे सकता है, वो तो उसको राइट बना हुआ है। ये ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि जब वो 15 ईयर हो जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है। चलो तलाक, तो अगर तलाक देगा तो इसका मतलब ये जो उससे पहले की मैरिज थी वो वैलिड थी। हाँ। हम बात कर रहे कि वॉइड करने की, जब तो पीसीएम में करेगा तो मैरिज तो वॉइड करेगा। कैसे पीसीएम में क्या बात करो, पीसीएम क्या चीज है, पीसीएम मुझे मैं समझ नहीं आया पीसीएम। सब जो एक्ट जो 18-21 साल वो बताता है, जो हाँ। क्रिमिनलाइज करता है चाइल्ड मैरिज को, नहीं प्रोटेक्शन ऑफ तो उसमें चाइल्ड चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है उसमें मैरिज को वाइड नहीं माना गया है, वो वॉइड कर सकते हैं ना, जो माइनर्स इन्वॉल्व है वो वॉइड कर सकते हैं ना पहुंचने पे एज। अच्छा, एज पहुंचने पे तो यही आपको तो एज ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 15 है, ये पर्सनल लॉ है ना, ये आपका मुस्लिम लॉ है। एज ऑफ प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एज ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो कि जब मुस्लिम माइनर की शादी होती है तो उस एज को जब वो प्राप्त कर लेता है, जब एडल्ट हो जाता है तो अपने साइड यही बात यहाँ हो रही है, लेकिन यहाँ पे एज जो है 15 है। आपको 15 में ही तय कर लेना है कि आपकी साइड को आप अपनी शादी को जब मैरिज आपको वाइड मानते हो कि वाइडेबल मानते हो, ठीक है। चलो और एक देखो राइट मिला है फीमेल को। फीमेल को राइट क्या मिला हुआ है कि अगर फीमेल की विल के खिलाफ जाकर अगर उसके साथ इंटरकोर्स किया जाता है तब भी उस देखो अप्रूवल क्या होता है, अप्रूवल होता है उसका जो इंटरकोर्स ही अप्रूवल है एक तरीके से मानो। तो अगर फीमेल की विल के खिलाफ उसके साथ इंटरकोर्स किया जाता है तो उसका अप्रूवल का राइट ये बना रहता है, ठीक है। समाप्त नहीं होता कि आपने इंटरकोर्स कर दिया तो आपके राइट जो है खत्म हो गए। अगर उसकी फीमेल के विल के खिलाफ इंटरकोर्स हुआ है तो माना जाएगा कि अभी उसका जो ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखो, इसमें जो होता है जब मैरिज जब कैंसिल की जाती है तो इसमें कोर्ट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन डिक्री की नहीं, ठीक है। डिक्री की जरूरत नहीं है लेकिन अप्रूवल की जरूरत है। कोर्ट उसको अप्रूव करता है कि आपकी शादी कैंसिल हो गई, लेकिन डिक्री की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो साउंड माइंड। साउंड माइंड में दो चीजें होती हैं, ठीक है। नोट हो गया तो आगे बताओ। हाँ सर, 180 80 है ना, हाँ चलो साउंड माइंड, ठीक है। साउंड माइंड क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क, मतलब क्या, एक तरीके से स्वस्थ दिमाग आपका, फ्री कंसर्न देने की सब क्षमता, चीजों को समझने की क्षमता, लाभ को जानने की क्षमता, मैरिज क्या है इसको जानने की क्षमता अगर है, ठीक है। तो अगर कोई अनसोल्ड माइंड का मान लो कोई पागल है या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, दो चीजें होती हैं, एक होता है जड़ता, क्या बोलते हैं उसको, टूडेशी इडेशी बोलते हैं इसको, IDIOCY इडेशी, IDIOCY, ठीक है। और एक होता है लुनुशी, ठीक है, LUNACY, जिसे बोलते हैं विक्षिप्त, क्या, हाँ लुनुशी LUNACY, ठीक है। तो क्या होता है कि जो तो
अगर कोई जड़ बुद्धि है, मतलब अगर कोई पागल है, तो वो जो होता है कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है, चांसेस नहीं उसके सही होने के, तो उसके साथ जो भी मैरिज हुई है उसको हमेशा वाइड माना जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक होता है विक्षिप्त होना, मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए उसका दिमाग डिस्टर्ब करता है, बाकी समय स्वस्थ रहता है, मतलब बाकी चीजों को जानता है, और किसी खास टाइम पे जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाए, उसको लूनेसी बोलता है, क्या होगा, लूनेसी, हाँ लूनेसी बोलते हैं इसको, हाँ सी, हाँ लूनेसी, ठीक है, लूनेसी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए अनसाउंड माइंड होता है, और जिस समय वो स्वस्थ रहता है, दो चीज, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी समय वो पागल हो जाता है, किसी समय स्वस्थ रहता है। तो जिस समय वो स्वस्थ रहता है, अगर उस समय उसने मैरिज की है तो मैरिज को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो वही लगेगा जो इंडियन यूनिवर्सिटी आपका इंडियन 20 का सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका वही। हाँ वही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट की तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है। आपको जब भी देखो, अब एक चीज और देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, ठीक है, कि मुस्लिम मैरिज क्या है, ठीक है, वर्ल्डली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वर्ल्डली रिलीजन वर्क है, ठीक है, या फिर बोथ ऑफ देम है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो जो भी होगा अगर आंसर बताऊंगा तो फिर उसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये थोड़ा बचा 10-15 मिनट, इसको खत्म कर देते हैं। अब देखो रिलीजन ऑफ पार्टीज, ये जानते होंगे कि मुस्लिम पर्सन के साथ या फिर किसी किताबिया के साथ शादी कर सकता है। मुस्लिम मैन किसी भी किताबिया के साथ कर सकते हैं, मुस्लिम वुमेन सिर्फ मुस्लिम मैन के साथ कर सकते हैं। चलो लिखो, बता दें। देखो दो चीजें होती हैं मुस्लिम लॉ में, अगर बात करो तो एक होता है कि इंटर रिलीजियस, मतलब धार्मिक आपस में ही, मतलब इंटर रिलीजियस मतलब कि हिंदू धर्म से दूसरे मुस्लिम धर्म। एक होता है इंटरसेक्ट, मतलब कि आपसे सुन्नी संप्रदाय या शिया संप्रदाय। तो अगर ये आपस में अलग अलग संप्रदाय के हैं, सब मुस्लिम ही हैं और मैरिज करते हैं, तो हर तरीके से मैरिज क्या होती है, वैलिड होती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ये किसी अदर रिलीजन से शादी करते हैं, तब वहां पे दिक्कत आती है कि इसको मैरिज माना जाए कि नहीं। तो सुन्नी लॉ जो है, सुन्नी लॉ बोलता है कि कोई भी पार्टी जो होती है उसमें अगर एक मुस्लिम है, अगर वो दूसरे उससे शादी करना चाहता है, उसमें या तो किताबिया होगी या तो फिर मुस्लिम होगी, उसी से शादी कर सकता है। अब किताबिया कौन है, ठीक है, किताबिया मतलब क्या होता है, किताबिया उसको बोला जाता है जो किसी एक बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे बाइबल को क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, हाँ ज्यूस मानते हैं बुक को, ठीक है। और ऐसे तो हम लोग यहाँ देखो कि सिख भी हैं, ठीक, वो भी बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन सब ठीक है, हिंदू में आते हैं। हाँ लेकिन वो हिंदू आते हैं। तो ये शादी जो इनकी है, तो एक डिसीजन आया था कोर्ट का, जहां पे माना गया कि किताबिया मतलब कोर्ट का एक तरीके से माना जाता है कि जो किताबिया होते हैं, किताबिया केवल दो लोग हैं। कौन कौन है, ज्यूस है जिसे यहूदी बोलते हैं, क्रिश्चियन जिसे ईसाई बोलते हैं, ठीक है। मतलब उस ये मुस्लिम और किताबिया आपस में शादी करते हैं, तो शादी जो है वैलिड है। अब देखो हिंदूज नहीं आता है, नहीं हिंदू नहीं, हाँ हाँ नहीं आते। लेकिन हम लोग सिंबल भी तो पूछते हैं, हम लोग नहीं आते, ठीक है, सिंबल तो क्रिश्चियन भी पूछते हैं, सिंबल और आइडल। फिर सिंबल तो पूछते हैं क्रिश्चियन, वो चर्च में तो होते नहीं, वो क्या क्रॉस क्रॉस मैरी सब सिंबल ही तो है। चलो ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब देखो शादी की टाइप क्या होती है, ठीक है। सुन्नी लॉ में 3 टाइप की शादी होती है, फासिद, बातिल और कातिल नहीं एक होता है वैलिड होता है, और एक होता है इरेगुलर होता है, और एक होता है वाइडेबल होता है। हाँ मान लो एकदम एग्जैक्ट, मुझे दो तो यार एग्जैक्ट याद आ रहा है, एक फासिद होता है, बातिल, सही मैरिज, हाँ सही, अभी सही था, एक सही होता है, एक फासिद होता है, और एक वैलिड होता है, ठीक है। अब जिसको बोलते हैं कि शून्य विवाह, बातिल को जो है शून्य विवाह बोलते हैं, और फासिद को इरेगुलर बोलते हैं, और सही को जो है वैलिड बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो और क्या हुआ बताओ। बातिल मीन्स होता है शून्य विवाह, वाइड मैरिज, ठीक है। फासिद मीन्स होता है इरेगुलर मैरिज,
ठीक है, और सही मीन्स होता है वैलिड मैरिज। तो सुन्नी में 3 टाइप की मैरिज होती है, और सिया में जो 3 टाइप की मैरिज होती है, उसमें जो सिया में इरेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जगह पर हम क्या जाता है टेम्परेरी मैरिज, जिसको मुद्दा विवाह बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो जो भी मुस्लिम पर्सन है, अगर वो किताबिया या फिर किसी मुस्लिम से शादी नहीं करता, अगर वो सुन्नी है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इरेगुलर बोला जाएगा, बातिल नहीं होता है। ठीक है, ये रेगुलर मैरिज होती है। और जब भी सिया जो है किसी अदर जो भी नॉन किताबिया या फिर जो भी अदर रिलीजन से शादी कर लेता है, तो वहां पे उसकी बातिल हो जाती है, क्योंकि सिया मैरिज में क्या बोलते हैं इसको, फासिद विवाह जो होता है, इरेगुलर मैरिज होता है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यू में कि किस टाइप की मैरिज जो है सुन्नी लॉ में वैलिड है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या क्या लिख दूंगा, मान लो मैं इसमें मुद्दा मैरिज लिख दिया। ठीक है, तो ये जो मुद्दा मैरिज होगा वो नहीं होगा। ठीक है, या फिर मैं अगर पूछूंगा कि मुद्दा मैरिज की वैलिडिटी कहाँ पे केवल है, तो आप बताओगे केवल सिया में है। ठीक है, या फिर कितने टाइप की मैरिज जो है सुन्नी में होती है, तो फासिद 3 टाइप की होती है, फासिद, बातिल और सही। ठीक है, चलो एक चीज और देखो, रुक जाओ, जो सिया मुस्लिम होते हैं, ठीक है, वहां पे रेगुलर मैरिज तो होती नहीं है, लेकिन वो किताबिया उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी टेम्परेरी मैरिज होती है, इसको मुद्दा मैरिज बोला जाता है। मुद्दा मैरिज वो जो है किसी नॉन मुस्लिम से भी कर सकते हैं, हिंदू को छोड़ के। ठीक है, हिंदू को छोड़ के मुद्दा मैरिज भी सिया कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉन किताबिया हो या फिर जो जो किताबिया हो या फिर मुस्लिम हो, उसको अगर छोड़ के किसी से मैरिज करना है तो मुद्दा मैरिज वो कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ के। होगा कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, जरूर होगा, कोई ऑर्डिनेंस है क्या? कोई केस आ गया फिर उसका कहीं दंगा हुआ या सुबह सुबह कोई हो गया तो ऐसा ऑर्डिनेंस लिखा गया। चलो एक चीज और मत करो, अब कंसर्न की बात करो, इसको खत्म कर लेते हो। टाइम कितना बचा है? तक नहीं बचा। क्लास लोगे नहीं? हाँ चलो चलो हो गया टाइम हो गया, चलिए बंद करते हैं। ठीक है, और सुनो, अगर शाम को जो 5 बजे ऑनलाइन क्लास लगी, उसमें भी शामिल हो जाना है 2 घंटे बाद, हो सकता है अगर आगे पढ़ाएंगे तो उसका आप लोग खबर होगा। ठीक है, थोड़ा 5 से 6 पढ़ाएंगे, अगर सब लड़के खींचेंगे तो हो जाएगा। चलिए।